हेलो व्यूअर्स, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं भारत के महान व्यक्तियों के बारे में, द जेम ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हम महात्मा गांधी से करेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत करने के लिए उनसे अच्छा और कौन हो सकता है। ये तो हम सब जानते हैं कि बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई थी और आगे की शिक्षा के लिए वह राजकोट आ गए थे क्योंकि उनके पिता वहाँ के राजा के दरबार में दीवान थे। वह पढ़ाई के दौरान काफ़ी सामान्य बालक थे, लेकिन उनके अंदर का डिटर्मिनेशन काफ़ी अच्छा था। वो कौन जानता था कि यह बालक एक दिन विश्व इतिहास में इतनी बड़ी अपनी छाप छोड़ेगा और दुनिया के सबसे बड़े मास मूवमेंट को विदाउट एनी वायलेंस को लीड करेगा। महात्मा गांधी का मैरिज काफ़ी कम उम्र में कस्तूरबा गांधी जी के साथ हो गया था क्योंकि उन दिनों काफ़ी मात्रा में हमारे देश में बाल विवाह का चलन था। जब वह 19 साल के थे तब वह लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। वहाँ से अपने लॉ को स्टडी पूरी करने के बाद जब वह भारत आए तो यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद वह एक केस की पैरवी के लिए साउथ अफ्रीका गए और वो वहाँ 21 सालों तक रहे। वहाँ रह रहे भारतीय लोगों और अश्वेत लोगों के प्रति गोरे यूरोपियन का व्यवहार जो था वह काफ़ी अमानवीय था क्योंकि उन दिनों पूरे विश्व पे यूरोपीय लोगों का दबदबा था। वे अफ्रीका के काले लोगों के साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार करते थे। महात्मा गांधी को इस तरह की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने तो महात्मा गांधी को भी एक बार ट्रेन से उतार कर फेंक दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया था। महात्मा गांधी काफ़ी मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने वहाँ पर रहकर कई सारे मास मूवमेंट किए जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों को नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया और अंग्रेजी सरकार का मुकाबला किया। जब वो वहाँ उनका मास मूवमेंट का प्रोग्राम काफ़ी सफल हो गया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारत आकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए बुलाया। जब वह 1915 में भारत आए और वो यहाँ आकर सबसे पहले अपने देश को पूरी तरह से समझा, जाना, उसको हर जगह जाकर वो वहाँ घूमे। उसके बाद उन्होंने अपने वही पुराने हथियार नॉन वायलेंस और नॉन कॉरपोरेशन के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और उसके बाद वह ब्रिटिश सरकार की नज़र में वह पूरी तरह से चुभने लगे थे। ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र करके उनको फंसाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उनका जो परसिवरेंस था, अपनी इच्छा शक्ति जो थी, उसके दम पर वह पूरे देश के लोगों को एक साथ ले आए। वह जब उन दिनों घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में काफ़ी भूख पड़ी है, काफ़ी गरीबी है, काफ़ी बीमारी है। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा जिससे कि उन लोगों के पास जो कुछ भी है उसी के दम पर वह ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दे। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और इंडियन गुड्स का यूज करने का जो मूवमेंट था, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का मूवमेंट था, इसी के श्रृंखला में एक सीरीज था। इन सब के बावजूद दांडी मार्च जो हुआ था वह इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। लंदन से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से खाली हाथ वापस आया हूँ। वहाँ की सरकार ने मुझे एक दिवालिया बैंक का चेक दिया था जिसका कि अब कोई यूज नहीं था। फिर वो यहाँ आने के बाद अपने पुराने मूवमेंट पर अपने मूवमेंट को आगे करने लगे और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ब्रिटिशर्स का उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था, तब उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुआ। और महात्मा गांधी के आलोचक हमेशा ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे महात्मा गांधी जो थे
वह सबको साथ उनमें कमियां निकालते। वो अमीर लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी गरीबों के लिए काम करते थे, गरीब बोलते थे वो तो खुद अमीर थे तो हमारे लिए क्या काम करेंगे। हिंदू बोलते थे वो मुसलमानों के नेता थे, मुसलमान बोलते वो हिंदुओं के नेता थे, दलित बोलते वो तो सवर्ण है तो सवर्णों के नेता हैं, सवर्ण बोलते कि वो तो दलितों की सिर्फ बात करते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा यह भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी हर उस दबे कुचले लोगों के नेता थे जिनको कि हमारे समाज ने मार्जिनलाइज कर दिया था। आज के युग में बैठकर हम महात्मा गांधी की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन उस समय के दौर में, उस समय के भारत में इतनी बड़ी आज़ादी मूवमेंट को लीड करना एक बहुत बड़ा नेतृत्व कौशल का बात है, जो कि हर किसी